नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और बेहतरीन शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइंस बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में यानी कि क्लास नंबर 6 तक में हमने क्वेश्चन नंबर 179 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 120 से शुरू करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके आगे आने वाले पेपर में एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। जितना हम काम कर सकते हैं वो क्षमता क्या दर्शाता है, ऊर्जा हमारे अंदर की। तो क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कितना होता है, जूल के बराबर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। बल है यहाँ पर, तो बल का जो एसआई यूनिट होता है ये हम आपको बता चुके हैं, न्यूटन होता है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। दाब है यानी प्रेशर है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट यहाँ पे पास्कल होता है, पीए पास्कल भी होता है। और यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना। न्यूटन यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी आपका होता है दाब का एसआई यूनिट, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर है आपके पास शक्ति यानी कि पावर, तो पावर होता है वाट। ठीक है, वाट इसका एसआई यूनिट होता है पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, क्या चीज़ है। तो ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, कार्य का मान अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो, देखिए पहले समझ लीजिए कि कार्य जो है यानी वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो वर्क होता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F यानी कि फोर्स इंटू एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। तो अगर हमारा थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में रहा, ठीक है, 0 से 180 के बीच में रहा, 0 से 180 नहीं, 0 से 90 के बीच में, है ना। 0 से 90 के बीच में अगर ये हमारा एंगल रहा, तो इसकी जो वैल्यू होगी, वर्क की वैल्यू, वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। समझ में आ गई बात, है ना। यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब वहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितना काम करेंगे उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन, ये तो पॉजिटिव वर्क के लिए हुआ। अगर हमारा थीटा जो है, थीटा यानी एंगल, वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है ना, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो वहाँ पर वर्क कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव वर्क होता है। क्योंकि यहाँ पे ये 0 से 180 के बीच में रखेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस बन जाएगा तो वर्क हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वर्क हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब जीरो किन किन कंडीशन पे होता है, तो जीरो कंडीशन होता है, वर्क हमारा जीरो होगा यदि यहाँ पर पहला कंडीशन कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, है ना। अगर यही जीरो है तो फिर तो सब जीरो हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन ये तब बनता है जीरो वर्क के लिए जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि थीटा हमारा कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो अगर एग्जैक्ट 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है ना, तो अगर 90 यहाँ रख देंगे तो पूरी तरीके से ये जीरो हो जाएगा। यानी कि ये दो कंडीशन के लिए हमारा वर्क जीरो हो जाता है, और इनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये काम समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं और उसमें किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो उस पर अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव वर्क होगा, यानी कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक कार्य करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो वह उस वस्तु की एनर्जी को बढ़ाने में काम करेगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो वर्क के थ्रू ही आता है। जब हम उस पर काम करते हैं तब उस पर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। जब कार्य का मान धनात्मक होगा तो निकाय पर कार्य हो रहा है, उससे उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में बात आ गई, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिएगा,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अब हमने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बता दिया है, इसके हिसाब से आप इसको देखिए कि किसमें कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कि जीरो कार्य होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, ठीक है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। एक कुली बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसमें भी कार्य जीरो नहीं है। तो वर्क आपका कब जीरो होता है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है तो इधर उधर भाई भाग रहा है ना, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, बस तो खड़ा है, तो उस केस में वो कहीं जा नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया यहाँ पर, तो वर्क क्या होगा? जीरो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। समझ में आई बात सभी को? आगे चलिए अगले प्रश्न पर देखिएगा क्या गिवन है यहाँ पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? हम आपको पूरा डिटेल बता दिए। बल विस्थापन की दिशा में हो, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बल विस्थापन के लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, जो कि ये बता रहा है ना, 90 डिग्री के बीच, तो 90 डिग्री अगर होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो, कोई विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक दीवार को धक्का पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं ना, उस पर भले ही आप फोर्स लगा रहे हैं और उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट, अगर दीवार आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया है, वहाँ पे वर्क जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को, है ना? तो इससे भी कोई काम नहीं होगा। बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी उल्टा होगा, उल्टा इधर है और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कि इधर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के बीच 180 डिग्री बन गया, तो 180 डिग्री में ये -1 हो जाता है, मतलब नेगेटिव वर्क होगा वहाँ पे। समझ पाए इस बात को? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए देखिएगा, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? कार्य अगर शून्य है, हमने आपको बता रखा है कि काम अगर शून्य है तो ये किस किस केसेस में होगा? वर्क अगर जीरो है तो एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, एक तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि थीटा जो है 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, क्योंकि cos 90 आपका जीरो हो जाता है। तो इन दो केसेस में आपका वर्क जीरो होगा, कार्य शून्य होगा, तो कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिना किसी दिक्कत के इसको हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, आइए इस प्रश्न को देखिए। यदि यहाँ पर बोला गया यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तो पिछले वाले प्रश्न में ही था। एक कुली 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब इसको बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन यहीं पर होता है क्रिएट, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक कुली बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कुली है, ये ठीक है। ये क्या कर रहा है कि आगे बढ़ता है, 100 मीटर की दूरी तक चलता है। यहाँ पर 100 मीटर की दूरी चला तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। ये अपने सर पर कितने केजी का भार लिया है? 500 न्यूटन का भार यहाँ पर लिया है। यहाँ पे एक 500 न्यूटन का भार यहाँ पर लिया है। अच्छा, न्यूटन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भार होता है वजन, उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और वो भार कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ भार लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ क्या भार लग रहा होगा? mg के बराबर नीचे की तरफ भार लग रहा होगा। अब ये बताइए, सीधी सी बात है कि इसका जो भार है, भार भी एक तरह का फोर्स है ना। तो इसका जो भार है उसका डायरेक्शन नीचे है, फोर्स मतलब mg वाला फोर्स, है ना। तो mg वाला फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है आगे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच में कितने एंगल बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री कोण बना ना, तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पे वर्क कितना होता है? जीरो हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? उल्टा पुल्टा नहीं टिक करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि
आप सीधे भी अगर इसको लगाएंगे तो F इंटू एस अगर करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 500 और इंटू यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। समझ में आई बात, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, साइंस में कॉन्सेप्ट हैं, खासकर फिजिक्स के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, मतलब जीरो वर्क होगा। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ठीक है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा, आगे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में होगा। सेम वही कंडीशन है। जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया था कि आगे चल रहा होगा गधा और उसका वजन जो है नीचे लग रहा होगा, तो 90 डिग्री बन गया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई काम नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, ठीक है। तो अगले प्रश्न में क्या गिवन है हमको, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। अब ये बताइए दोस्तों कि जो वर्क है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ये थीटा क्या बताता है, थीटा बताता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण। अब ये बताइए एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जिधर फोर्स लगाया, मान लीजिए इधर फोर्स लगाया तो इधर ही उसका विस्थापन भी हो रहा है, तो फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा एक हो गई, यानी एंगल इनके बीच में कितने का हो गया, 0 डिग्री का हो गया, एंगल 0 डिग्री का हो गया। तो कॉस 0 यहाँ पर कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपका एक ही डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, तो सीधे सीधे वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है ये बात सभी को अच्छे से। अब यहाँ पर ये बताइए कि फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा है, 4 मीटर का, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 80। लेकिन यहाँ पर यूनिट आपका क्या होगा, जूल होगा, ठीक है, जूल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फंसाने के लिए आपको 80 सब जगह दिया है, लेकिन बस यूनिट में चेंज किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा, यूनिट में भी आपको फंसा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्या दिया गया है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या किया ना उसने कि ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से वो बोझा उठाया, यहाँ से सामान उठाया और कहाँ रखा, 1.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट है कितना यहाँ पर, 1 मीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखिए मजदूर 15 केजी का सामान उठाता है, तो 15 केजी, ये जो 15 केजी दिया गया है ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है ना, वस्तु का भार नहीं दिया गया है, ये आपका द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जब द्रव्यमान दिया है तो फोर्स कितना होगा, यानी भार नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो जो भार है यानी फोर्स mg के बराबर होता है, ठीक है, mg के बराबर होता है। तो mg कितना हो जाएगा, m मतलब ये 15 kg, तो 15 और इंटू जी की वैल्यू आपको बोल रखा है कि भाई 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 यानी कि 150 हो गया। तो ये आपका 150 हो जाएगा, यानी फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, देखिए 150 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना इसका वजन होगा उसके बराबर ही फोर्स लगाएगा तभी वो ऊपर उठा पाएगा, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा तो उठ पाएगा, नहीं तो नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो फोर्स आपका 150 न्यूटन का ये ऊपर लगाएगा। अब ये बताइए कि ऊपर ही फोर्स लगा रहा है ये और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो बस एक ही डायरेक्शन में दोनों हो गए, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 150 का, तो 150 और इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो रहा है, तो ये 1 हो गया, यानी कि सीधे सीधे 150 आ जाएगा, 150 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। समझ में आया सभी को। आगे चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम लोग 90, ठीक है। 90 में क्या बोला है, कार्य होता है यदि बल होगा तो, कार्य तभी होगा अगर बल होगा तो। क्या ऐसा है, देख लेते हैं। कार्य आपका तभी होगा दोस्तों जब एनर्जी होगी। भाई एनर्जी होगी तभी तो आप काम कर पाएंगे, अगर एनर्जी नहीं है तो काम कैसे होगा, वर्क तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कार्य हो रहा है, इसका मतलब कोई भी वस्तु अगर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब सीधा अर्थ ये है कि उसके अंदर एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ए होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे गलती हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे।
देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा भाई, 0 होगा, है ना, यानी कि 0 होगा। हमने आपको बता रखा है, ये सवाल तो कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या प्रयुक्त बल पर? बिल्कुल नहीं। वस्तु के द्रव्यमान पर? हाँ, इस पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पर जरूर निर्भर करता है और बल और विस्थापन के कोण पर निर्भर करता है, क्योंकि जो वर्क होता है वो कितना होता है बताइए? तो वर्क इक्वल टू होता है Fs। डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं फॉर्मूले से आप डिपेंडेंसी किसी की भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो Fs cos थीटा होता है ना, Fs cos थीटा होता है। फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है कार्य, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है कार्य, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, माने बल पर भी डिपेंड किया, बल पे भी डिपेंड किया, विस्थापन पे भी डिपेंड किया, बल विस्थापन के कोण का भी डिपेंड किया, लेकिन द्रव्यमान पर क्या डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोला यहाँ पर, वो ये तो वही वाला सवाल है। आगे देखिए, किसी वस्तु पर, ये भी वही वाला सवाल है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर, सेम वही चीज़ है। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ठीक है, देखिएगा, इसमें कह रहा है कि उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। ये बताइए वर्क किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे। जहाँ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं आपका कार्य ज़्यादा होगा, है ना। कौन अधिक कार्य कर सकता है ये बताना है। उठा हुआ हथौड़ा नहीं, एक चली हुई गोली, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेज़ी से आता हुआ पत्थर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं ज़्यादा कर रहा होगा, ये बहुत दूर तक जाएगा ना, एक चली हुई गोली बहुत दूर तक जाएगी, और साथ में इसमें फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, इसका मतलब काम भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एक घूमता हुआ पहिया नहीं, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब इस सवाल को देखें, एक मजदूर 10 kg का, ये तो वही चीज़ है अपने रखता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? बस 10 और 1.2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन 10 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि h होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे mgh वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 120 जूल आ गया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला ही है ना, तो बल गुणे विस्थापन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सिंपल सा है यहाँ पर। आगे इसको देखें, यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतना है, उस पर लगाया गया बल 7 है, तो विस्थापन कितना होगा? 56/7 यानी कि 8। तो 8 क्या विस्थापन ना, मतलब मीटर में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई देखिए ना, क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, तो वर्क कितना है यहाँ पर? 56 के बराबर है, और फोर्स कितना लग रहा है? 7 का, इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, 56/7 हो जाएगा, 8 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर इस सवाल को दिया गया है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 10 × 5 यानी कि 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी दिशा में कार्य कर रहा है, तो एक तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब काम करता है तो पॉजिटिव होता है, और साथ में उसका जो यूनिट है वो जूल हो जाता है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 10×5 = 50 हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे ये बोला कि भाई किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ये तो करवा चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ABCD दे रखा है ना, निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो पहली बात तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा, ठीक, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, और फोर्स पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक ना, तो ABC तीनों पर निर्भर करेगा। ABC ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे 201 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि बल F 0 है इसलिए कार्य किया गया कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कहाँ से काम होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ये तो सिंपल 1-1 सेकंड के सवाल थे। आगे बढ़िए, एक पोटर जमीन से 12 kg का सामान उठाता है, उसे 1.5 मीटर ऊपर रखता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस बल की दिशा में 5 मीटर, तो 25×5 = 125 जूल, है ना, 125 जूल हो जाएगा। जूल मतलब कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीधे सीधे इनका आंसर करेक्ट टिक करिए। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य 0 होगा, है ना, कोई कार्य नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, है ना।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 जूल कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधे सीधे इसका आंसर करेक्ट करिए। आगे चलिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। देखिए, ये तो वही वाला सवाल है ना, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अच्छा, निर्भर करता है, ठीक है, तो निर्भर करता है विस्थापन। तो इसमें सवाल क्या दिया गया था कि कार्य किया गया कार्य बल की दिशा में विस्थापन गुणनफल होता है कि किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। हाँ, अच्छा, ये पूछा था कि निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पे करता है, उनके बीच के कोण पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और फोर्स पे डिपेंड करता है। इन पर हमारा कार्य डिपेंड करता है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो आरंभिक वेग पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, न होने पर, किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन के न होने पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन होगा ही नहीं तो काम जीरो। ठीक है, आगे देखिए इसको, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक आवश्यक, बल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत बात है, बल चाहिए। ठीक है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ये जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं होगा, अगर हम ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है तो विस्थापन पक्का है कि वहाँ हो रहा होगा, है ना, तो विस्थापन यहाँ पर हो रहा है। तो एक शर्त, 2 शर्तों में से एक ये है कि विस्थापन होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन, है ना, शक्ति और विस्थापन, गलत बात। बल और वस्तु का, वस्तु की दिशा में विस्थापन, तो बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, ऑप्शन सी। अच्छा एक सेकंड, वस्तु का, वस्तु की दिशा में, सॉरी ये गलत होगा, वस्तु की दिशा में नहीं, बल की दिशा में विस्थापन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, यानी जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही आपका विस्थापन हो तो आपका कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी करेक्ट जवाब। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इस पे करता है, इस पे करता है, इस पे करता है, लेकिन इस पे नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलिए, देखिए, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहता है, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे भाई किया गया कार्य होगा, क्योंकि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक ना, तो ये हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब यहाँ पर यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, इस पर बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, अच्छा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा। अभी अभी बताए है ना, थीटा अगर 90 मतलब समझिए कि काम जीरो है ना। आगे देखें, जब बल और विस्थापन 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, नहीं ऐसा नहीं, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा पे, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए कैसे, देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है स्थिति पर, स्थिति यानी कि उसके पोजीशन पे। कोई भी वस्तु जितना ऊपर होगा उसके हिसाब से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ज़मीन से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के ले गए छत पे, है ना, तो जितना हाइट ऊपर उठाए हैं, जितना हाइट ऊपर उठाएंगे उसके अंदर उतनी ही उसमें एनर्जी आ जाएगी, यानी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आई बात। तब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति पे डिपेंड करता है, हमारा ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है और किस स्थिति में है, ये उस पर डिपेंड करेगा कौन सी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान और भूमि से 1.1
ऊपर उठाता है तो सीधे सीधे इसमें mgh लगा दीजिए। mgh लग जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए। m मतलब यहाँ पे 10 kg है ना। g का मतलब 10 लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे 10 हो गया और इंटू 1.1, तो 1.1 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 110 आ जाएगा। तो 110 जूल इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।